गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो दिस इज विभा पारेख एंड आई एम योर सीबीएसई केमिस्ट्री फैकल्टी। तो जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 सिलेबस। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं। देखो, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक जनरली समझा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, किस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का एक सेटअप तैयार करते हो, सॉल्ट ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है, कई सारी ऐसे बेसिक चीज़ों को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझा था। तो आज की इस क्लास और एक और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज बेसिकली जो मेरा टॉपिक होगा, जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, वो है सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। बट इससे पहले कि मैं आपको सेल पोटेंशियल के बारे में बताऊं, आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली मैं बता देती हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, राइट। तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होती है, एक फेज बाउंड्री होती है। तो इस फेज बाउंड्री में अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, सो लाइक अगर ये कोई एक हाफ सेल है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, राइट। ये चीज हमने देखी थी। तो मैंने आपको बताया था ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है, फेज बाउंड्री हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फेज बाउंड्री, अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम एक सिंगल लाइन से इसको शो करते थे, सिंगल वर्टिकल लाइन, इस तरह से हम इसको शो करते थे, ठीक है ना। याद होगा आपको, जैसे ये M2 Mn+ है, तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, फेज बाउंड्री को। फेज बाउंड्री कौन सा हुआ, एक इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री पे बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ये तय करता है कि रिएक्शन जो है, या फिर बेसिकली मेटल का मेटल आयंस में कन्वर्ट होना, और इसका रिवर्स प्रोसेस हम लोग देखें तो मेटल आयंस का मेटल में कन्वर्ट होना कब तक कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये इस चीज को डिटरमाइन करता है, ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये किसी भी दोनों हाफ सेल के लिए आप कर सकते हो, यानी कि हम एनोडिक हाफ सेल के लिए भी इसकी बात कर सकते हैं, कैथोडिक हाफ सेल के लिए भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सेल पोटेंशियल मतलब सेल का पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, वो था किसी भी हाफ सेल के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे, आपको ध्यान रखना है दैट दिस वाज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द हाफ सेल। चाहे तो आप एनोडिक हाफ सेल की बात कर लो, चाहे आप कैथोडिक हाफ सेल की बात कर लो, पर दोनों में से किसी, दोनों की हाफ सेल्स की बात हो रही थी। कंप्लीट सेल के बारे में तो हमने कभी बात ही नहीं की, राइट। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा सेल जिसमें आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कई सारे सेल्स वैसे अब तक बता दिए हैं, बट अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल की ही बात करें तो आपको पता है कि पूरे सेल का मतलब होता है कि उसके अंदर एनोडिक हाफ सेल भी आएगा और कैथोडिक हाफ सेल भी आएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा सेल वर्क करे, तो मैंने आपको बताया था कि काम करते रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लगातार होता रहे, आयंस लगातार बनते रहें, दूसरी तरफ आयंस डिपॉजिट होते रहें। अगर हम चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरे प्रोसेस के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। अब क्योंकि बात हम पूरे सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नाम कुछ अलग होना चाहिए, सो दैट वी कॉल एज द सेल पोटेंशियल, या फिर इसी को हम EMF भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। आपने पढ़ रखा, नाम भी सुन रखा होगा इसका। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सेल पोटेंशियल। क्लियर है। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते थे तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, E से। अगर ऑक्सीडेशन है तो हम ये लिख देते थे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम ऐसे लिख देते थे, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये हम किसके लिए लिखते थे, एनोड के लिए, और ये हम लिखते थे कैथोड के लिए, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी एक को फिक्स करना था, तो हमने इसको एक बता दिया कि हाँ, हम लोग सभी मेटल्स का, क्योंकि हमें इनको एक ऑर्डर में जमाना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसके लिए हम दोनों की दोनों वैल्यूज को लेते तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, बहुत दिक्कत होती। तो इनमें से किसी एक को बाय डिफॉल्ट हमें चूज करना था, तो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, हमने किसको चूज किया, ई रिडक्शन को, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही चीज हमें कहाँ फाइंड आउट करनी हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, E0 ऑक्सीडेशन, E0 रिडक्शन।
यहाँ पे भी अगेन स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी आप बाय डिफॉल्ट हमेशा किसको लिखोगे, ई नॉट रिडक्शन को। अगर आपको क्वेश्चन में ई ऑक्सीडेशन दे भी रखा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑक्सीडेशन को सबसे पहले रिडक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होता है, चार्जेस में डिफरेंट होता है। ये हमने देखा था, है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी, दैट ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रिडक्शन। ये सब कुछ हमने देखा था। तो ये तो बात हुई किसकी, एक हाफ सेल की। इसका हमारे इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस तो है, हमें इसको यूज करना है, बट दिस एक्चुअली डज नॉट रिप्रेजेंट टू द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल में दोनों ही पार्ट, एनोडिक सेल और कैथोडिक सेल का इक्वल इंपॉर्टेंस है, और इन दोनों सेल्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तब तक हम कहेंगे कि हमारा सेल वर्क इजीली कर सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेल का पोटेंशियल क्या है, ठीक है, वो अब हमें समझना है। तो मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो यहां हम बात करते हैं किसकी, सेल पोटेंशियल की, राइट। तो फटाफट से हम वही वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं अब नहीं करूंगी इसको, क्योंकि हम बहुत बार ये काम कर चुके हैं, है ना। ये मैं अगेन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है हमारा डेनियल सेल, राइट। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है। ये मैंने यहाँ पे डाला कोई इलेक्ट्रोलाइट, और इधर भी मैंने डाला इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कलर सेम ही रखा है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए अब कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट मेटल और मेटल आयंस हैं, ठीक है। सो लेट अस से दैट दिस इज CuSO4, और आपको पता है ये कॉपर का क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रोड तो है, पर किस तरह का इलेक्ट्रोड, कैथोड। और यहाँ पे चार्ज कैसा है, प्लस। यहाँ चार्ज है नेगेटिव। ये है आपका ZnSO4 का सोल्यूशन, या फिर कोई भी जिंक का इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इज व्हाट, जिंक एनोड। क्लियर। ये सब बातें तो हम जानते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जब आपने इसके लिए इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल देखा, तो लेट अस से इसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है, ई रिडक्शन, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑल्दो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर आपको हमेशा रिडक्शन वैल्यूज लिखनी है। अगर आप ऑक्सीडेशन पे लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन। जब मैंने लिखा है नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आप जानते हो 298 केल्विन, और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। और यहाँ पे क्योंकि कोई गैस नहीं है, अगर कोई गैस होती तो वो होता 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये मैंने ई नॉट ऑक्सीडेशन यहाँ पे कुछ फाइंड आउट कर लिया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ई नॉट, ठीक है, Zn2 प्लस। क्लियर है। इसी तरह से ई नॉट रिडक्शन में यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सो दैट वुड बी ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu, ठीक है। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने यहां से इसका इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल देख लिया, और मुझे इतना पता है कि मेरा हाफ सेल काम करता रहे, मेरा हाफ सेल काम करता रहे, यानी कि जब यहां से Zn2 प्लस आयंस बन रहे हैं, Zn से मेल्ट होके Zn2 प्लस में कन्वर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, जो कि बाद में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो कॉपर 2 प्लस के आयंस हैं वो जाते जा रहे हैं और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होते जा रहे हैं बाय टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या हो रहा है, माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मैं इनको बैलेंस नहीं कर रही हूँ। क्लियर है, ये चीज मुझे पता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के लगातार होते रहने के लिए इधर होना चाहिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम बोलते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन, यानी कि ये यहाँ पे इस प्रोसेस के लगातार चलते रहने के लिए यहाँ होना चाहिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो ये दोनों तो चलो चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पूरा सेल वर्क करे, इसके लिए जरूरी है कि इन दोनों सेल के बीच में भी वैसा ही कोऑर्डिनेशन हो जैसा कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टोटल सेल का भी कुछ ना कुछ तो ईएमएफ होगा ही, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन, जब तक मेंटेन रहेगा तब तक ये सेल आपका वर्क करता रहेगा। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट अस से मैं उसको बोल देती हूँ V, ठीक है। तो हमें इस V को फाइंड आउट करना है। अब बहुत सिंपल सी चीज है, देखो मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, तो मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ, है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
तो हम इसको V भी बोल सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल इसलिए V बोल दिया, अदरवाइज आप उसको E भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को EMF फाइंड आउट करना है, सो दिस इज व्हाट EMF, ये वही V है जो मैंने यहाँ पे शो किया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो सीधा सा अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप क्या बोलोगे कि इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दोनों को अगर मैं सम अप कर दूं तो मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यानी कि एनोड के लिए आप क्या करोगे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो मैंने ये कर दिया E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, सिंपल है। पर मुझे पता है कि मैं ऑक्सीडेशन वैल्यू और रिडक्शन वैल्यू को तो आपस में ऐड नहीं कर सकती, मुझे अगर किसी को सम अप करना है तो मुझे एक जैसी स्पीशीज को तो सम अप करना पड़ेगा, तो इसलिए, और ई नॉट ऑक्सीडेशन को वैसे भी हम बाय डिफॉल्ट नहीं मानते, इसीलिए मैंने आपको कहा था किसी एक को मानना जरूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ई नॉट ऑक्सीडेशन को, जो कि कहाँ पे हो रहा है, ऑफकोर्स एनोड पे हो रहा है और ये ऑफकोर्स कैथोड पे हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस ई नॉट ऑक्सीडेशन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ई नॉट रिडक्शन में, क्योंकि मुझे पता है कि ई नॉट ऑक्सीडेशन इसका इसके ई नॉट रिडक्शन के ही इक्वल होगा, बट ऑपोजिट इन साइन, प्लस ई नॉट रिडक्शन ये किस पे हो रहा है, कैथोड पे। क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अब दोनों ही वैल्यूज किस में है, रिडक्शन पोटेंशियल को शो करिए, तो अब मैं इनको प्लस माइनस जो भी कुछ है वो कर सकती हूँ। बट अब इसको थोड़ा और सुंदर दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसी को हम लिख देंगे ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, इसको मैंने आगे ले लिया, और ये क्या हो गया, ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, ये तो पहली बात आ गई, अब आप मुझे खुद बताओ क्या ये बार बार मुझे रिडक्शन वैल्यू लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि मुझे पता है ना अगर कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट हम उसको रिडक्शन ही मानेंगे, तो इसलिए मेरे को ये रिडक्शन लिखकर मैं अपना ही टाइम इसमें लगा रही हूँ, तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसको EMF को सिंपली रिडक्शन लिखने की जगह हम क्या लिख देंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। क्लियर है। अब आपको कहीं कहीं बुक्स में क्या लिखा हुआ मिल सकता है, कैथोड की जगह पे R लिखा हुआ मिल सकता है और एनोड की जगह पे L लिखा हुआ मिल सकता है। इसका क्या मतलब है, तो आप बाय द वे समझ गए होंगे कि क्यों आपने R और लिखा है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा भी आपको कहीं कहीं पे मिल सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है राइट हैंड वाला सेल, ठीक है, हमें पता है राइट साइड में हमेशा हम कैथोड को, कैथोडिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में हम हमेशा एनोडिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैथोड वाले को हमने R लिख दिया और एनोड वाले को हमने L लिख दिया, सिंपल है। तो बस ये दो इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज तो सब सिंपल ही है, बस एक चीज पे आपको ध्यान रखना है जो कि मैंने आपसे शुरुआत में डिस्कस किया था। ये सारी बात कब हो रही है, फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो गया टेम्परेचर 298 केल्विन और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 मोलर। देखो यहाँ पे भी हमने 1 मोलर लिखा है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन। अगर आपको इस सेल का EMF फाइंड आउट करना है तो आप इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एनोड, ये करोगे तो आपको सेल का EMF मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो चलो हमने कर लिया, पर अगर हमें कंडीशन जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा 298 केल्विन पे ही अपना प्रोसेस कर रहे हो। लेट अस से कि आप कोई रिएक्शन है जो कि सर्दियों में कर रहे हो, विंटर्स में कर रहे हो, तो विंटर्स में क्या जो आपका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या वो 298 केल्विन होता है, नहीं होता है ना। तो वो टेम्परेचर आपका डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, आप कहाँ पे रहते हो, वो 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपने सेल के साथ में काम करते हो और तब आपको पता करना है कि आपका सेल एक्चुअली वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो पहली चीज तो आपको क्या देखना होता है, पहली चीज तो हम जानते हैं, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे सेल में से कौन सा पार्ट एज अ गुड कैथोडिक हाफ सेल बना सकता है और कौन एज अ गुड एनोडिक हाफ सेल बना सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने आपको कल बताया भी था, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था ऊपर की तरफ जो ज्यादा प्रेजेंट है, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, वो एक अच्छे एनोड की तरह वर्क करते थे, ठीक है। एक बार वापस बता देती हूँ, हमने ये कल की क्लास में देखा था,
हमने ये देखा था कि जो जितना, जैसे ये इन्होंने जो मैंने सीरीज दी थी उससे थोड़ी सी अलग सीरीज इन्होंने रिवर्स सीरीज बनाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो इधर की साइड यानी फ्लोरीन की तरफ जब आप जा रहे हो तो रिडक्शन E0 रिडक्शन वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? इसका मतलब जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी वो एक अच्छा कैथोडिक हाफ सेल बनाएगा। ठीक है, हाफ सेल बनाएगा। क्लियर है? और जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे तब E0 ऑक्सीडेशन कह दो, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर आप कह दो E0 रिडक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। ऐसे में जो नीचे वाले हैं वो एक अच्छा एनोडिक हाफ सेल बनाएंगे। इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट अस से अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे अगर मेरे को एक सेल बनाना है एल्यूमिनियम का, और लेट अस से इसको मेरे को ट्रीट करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि H के साथ। तो मैं ऐसे में क्या करूंगी, तो ये क्योंकि एल्यूमिनियम का मैं इसके साथ रिएक्शन करा रही हूँ, तो इस टाइम पे जो मेरा SHE है वो बिहेव करेगा एज अ कैथोड और ये मेरा बिहेव करेगा एज एन एनोड। क्लियर है? तो ये तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अभी जो मैंने आपसे बात की, ठीक है, ये सेल पोटेंशियल हमने देख लिया। और हाँ, और दूसरा हमने देखा कि अगर हमारा सेल पोटेंशियल वर्क करता रहे, इसके लिए दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे क्या डालें, एक सॉल्ट ब्रिज डालें। वो हमेशा कस्टमरी है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा, हम चाहे उसको ड्रॉ करें ना करें, सॉल्ट ब्रिज हमेशा प्रेजेंट होगा। तीसरी चीज हमने देखा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस EMF शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ये जो EMF की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैं इसको EMF ऐसे लिख देती हूँ, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों चीजें, तीनों कंडीशंस आपकी इजीली फुलफिल हो रही हैं तो आपको सेल बनाने से, आपके सेल के वर्क करने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होगी, और आगे जब मैं स्पॉन्टिनिटी के बारे में आपसे बात करूंगी तब हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरा स्पॉन्टिनिटी वाला टॉपिक, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। स्पॉन्टिनिटी, देखो स्पॉन्टिनिटी का क्या मतलब समझते हो आप? स्पॉन्टिनिटी का मतलब होता है फिजिबिलिटी। यही होता है ना, कि कोई, आप अगर ध्यान से सोचो, सिंपल, बहुत सिंपल टर्म्स में, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर जगह सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिलहाल थोड़ा सा सोच के देखो, सेल से थोड़ा सा हटो, वेसल्स को वहां पे हटा दो, तो सिंपली ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस ही तो हैं। मतलब कुल मिला के हम पूरे प्रोसेस में, पूरे चैप्टर में ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कि हमारा रिएक्शन काम करेगा या नहीं, रिएक्शन होगा या नहीं। अगर रिएक्शन होगा तो वो सेल भी वर्क करेगा, क्योंकि सेल में हो क्या रहा है, रिएक्शन ही तो हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हम जो अभी तक स्पॉन्टिनिटी के बारे में पढ़ते आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। हमने उसको सेल का नाम दे दिया यहाँ पे, अदरवाइज वो सेल कोई सेल नहीं है, वो सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है। हमसे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं, स्पॉन्टेनियसली होगी कि नहीं, कोई रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं, तो हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा जी। ओके, क्या बोलते हैं हम उसे? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो हम इसे बोल देते हैं डेल्टा जी नॉट। क्लियर है? तो वहां पे आपने एक इक्वेशन देखी थी, वो कैसे आती है, कैसे डिराइव करते हो आप, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपने एक इक्वेशन, आपको ध्यान होगा, -NFE0। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, पर ये कहाँ से आई इक्वेशन, इसको हम समझेंगे इस चैप्टर में। बट उसके बारे में समझें उससे पहले मैं सिंपल आपको बता देती हूँ स्पॉन्टिनिटी क्या होता है। स्पॉन्टिनिटी का ये होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि डेल्टा जी कैसा है आपका, नेगेटिव है। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब है कि रिएक्शन आपका होगा, और स्पॉन्टेनियसली होगा। कितनी देर में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम बात नहीं कर रहे। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ये कौन शो करता है, डेल्टा जी, अगर वैल्यू लेस देन 0 है। कितनी देर में होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे, वो हमें केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 चीजें देखते थे, डेल्टा जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। अगर तो प्रोसेस आपका मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आती है, लेस देन 0, तो हम कह देते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, या फिर हम कह देते हैं कि फिजिबल है। जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो हम कह देते हैं कि हमारा रिएक्शन कहाँ पे है, फिलहाल इक्विलिब्रियम स्टेट में है।
और डेल्टा जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इसका हमें क्या करें, तो उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते थे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके साथ में खेल वेल कर हम इसकी वैल्यू को डिसाइड करते थे कि क्या प्रोसेस आपका बेसिकली होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी की, तो हमें मतलब है सिर्फ इससे। क्लियर? अभी डेल्टा जी लेस देन 0 जो है, मैं इसका क्या करूँ, है ना, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैंने कहा डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, या फिर मैं कह सकती हूँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है? अब ये डेल्टा जी होता क्या है, ठीक है, तो डेल्टा जी होता तो गिब्स फ्री एनर्जी है, पर उसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना वर्क यूजफुली हो, कितना यूजफुल वर्क हुआ है, यानी कि होने में तो बहुत कुछ होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, पढ़ते तो आप 14 घंटे हो, लेकिन एक्चुअली यूजफुल वर्क डन आपका कितना है, यानी कि आपने जितना भी 14 घंटे पढ़े उसमें से एक्चुअली अगर आपसे पूछूं कि कितना एक पोटेंशियल टाइम था, तो शायद वो पूरा का पूरा निकाल कर देखेंगे ना हम, ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर, तो वो हो सकता है मुश्किल से 3 या 4 घंटे हो। तो वो आपका यूजफुल वर्क हुआ है, जिसमें कि आपने सबसे ज्यादा रिटेन किया, आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की, जिसका कि कुछ यूटिलिटी आपको आपके एग्जाम के रिजल्ट्स में मिलेगा, राइट? सो दैट इज द यूजफुल वर्क। तो इसी तरह से किसी भी सिस्टम में अलग अलग तरह के वर्क हो सकते हैं, पर कितना यूजफुल वर्क हुआ है उसको हम कहेंगे डेल्टा जी। क्लियर? अब जो डेल्टा जी है इसको मैं माइनस लिख देती हूँ। अब ये यूजफुल वर्क क्या होता है, तो तुम्हारे केस में जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पे यूजफुल वर्क हम किसको कहेंगे, नॉन एक्सपेंशन वर्क, जिसमें कि कोई एक्सपेंशन ना हुआ हो। तो ये जो नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है ये कितना है, उसी को हम कहते हैं उसका यूजफुल वर्क। क्लियर? अब किस तरह का वर्क हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस तरह के वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ कोई मैकेनिकल वर्क तो कर नहीं रहे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात भी किसकी करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क की करेंगे। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि हम इसी तरह का तो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फिजिक्स में कभी ना कभी कि ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है दैट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, क्या चीजें हैं ये। तो क्यू क्या होता है हमारा, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, और डेल्टा वी क्या चीज है, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये वही पोटेंशियल, क्योंकि अब हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं तो इसलिए वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब Q को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको कहा Q क्या चीज है, कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि आपके एनोड से उठकर किधर की तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अब अगर मुझे पता करना है कि इस पूरे सेल में, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, या कितना टोटल चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ काम आया, ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, चार्ज यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव हो रहे हैं, कितने मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम बेसिकली, क्योंकि हम हमेशा केमिस्ट्री में जनरली मोल्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर मुझे वो पता चल जाए और उनके ऊपर जितना चार्ज होता है वो पता चल जाए तो मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, Q का मतलब क्या हो गया, Q मतलब चार्ज हो गया ना, सो नंबर ऑफ मोल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, क्योंकि पूरे सेल की बात हो रही है। अब नंबर ऑफ मोल्स, देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ना, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, पर यहां मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका मतलब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23।
यानी ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 1 मोल, तो ये क्या हो गया, टोटल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है। पर मेरे को नहीं पता ना कि मेरे सिस्टम के अंदर हो सकता है कि 0.5 मोल्स ही हो सकता है कि 3 मोल्स हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ओके, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तो ये क्या हो जाएगा आपका n इंटू, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैविंग द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करते हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर है वो कितना आता है, 96500, और ये यूनिट जिसको कि हम कह रहे हैं कूलम। तो इस यूनिट को, क्योंकि ये हमेशा फिक्स है और यहाँ पे n भी आएगा, है ना, क्योंकि हमें n पता नहीं है, तो ये जो आपका ये आया 96500, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है ये वैल्यू, तो इसलिए हम इसको एक नाम दे दिया, क्या दे दिया, f नाम दे दिया, n ये हमारा प्रेजेंट है, और ये मेरा क्या हो गया, कूलम, जो कि क्या है, यूनिट है। ठीक है, इसको आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूला से। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, nf। तो q हमारा किसके इक्वल आ गया, nf के इक्वल। ठीक है, f क्या चीज है, मैंने आपको बताया, फैराडेज। क्लियर। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, सो w इज इक्वल टू q, q की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, और ये किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा g। ठीक है ना, क्योंकि हम पता है ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। सो q इज व्हाट, nf। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा वी क्या चीज है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कौन है, ईएमएफ है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशंस की, तो ये भी नॉट हो जाएगा, ये भी नॉट हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ई नॉट सेल। क्लियर है, ये हमारा ईएमएफ हो गया। आप ईएमएफ भी लिख सकते हो, ई नॉट सेल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने इस डेल्टा जी का नेगेटिव साइन इधर पुट किया, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ NFE ई नॉट सेल। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन बन के। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE ई नॉट सेल। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ना होती तो हम यहाँ से नॉट हटा देंगे एंड दिस वुड बी इक्वल टू ई सेल या फिर EMF ऑफ द सेल। क्लियर है। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल की स्पॉन्टेनिटी को। यानी कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, कि सेल हमारा स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसको आप दो तरह से पता कर सकते हो। ठीक है, कि हमारा सेल वर्क स्पॉन्टेनियसली करेगा कि नहीं करेगा। हम इसको दो तरह से पता कर सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू मेरी 0 से कम हो और EMF यानी कि ये जो ई सेल है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हो। आप खुद सोचो ना, ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी तो ये नेगेटिव बना रहेगा, और नेगेटिव बना रहेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सेल मेरा स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ जो मैंने आपको पहले बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए, वही वैसे तो यही वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे। दूसरी बात की सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियसली करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए ये दो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। ओके तो ये जो भी कुछ अभी तक हमने डेल्टा जी को लेकर देखा, स्पॉन्टेनिटी को देखा, तो इसमें कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है या फिर आपका जो EMF है, ठीक है, ई नॉट सेल में यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये अगर आपकी फुलफिल हो रही है, सो योर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, और काम आपका चलता रहेगा, सेल वर्क करता रहेगा। क्लियर है। अब यहीं पे अगर मान लो आपका डेल्टा जी नॉट जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो आपका सेल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, सेल वर्क नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम लोगों को देखनी है, ये तो हमें क्लियर हो गया, इसको हम हटा देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी है कि अगर मुझे EMF को फाइंड आउट करना था इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो बड़ा सिंपल था, है ना। मुझे क्या करना था वहाँ पे, अगर मान लो मेरे को EMF फाइंड आउट करना था, EMF ऐसे भी लिख सकते हो, और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर मुझे, क्योंकि नॉट लगा रखा है यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो बड़ा सिंपल था। क्या सिंपल था कि मैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर सकती थी।
अब ये कैथोड और एनोड कौन होगा, तो ये एनोड और कैथोड की वैल्यूज मुझे सिंपली वहां से मिल जाएंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो गिवन है, आपको कुछ भी किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी ई नॉट की वैल्यूज है जो ऑलरेडी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ या फिर किसी और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में उसको जीरो मानते हुए उसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यूज को ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। उसी को ही तो हम लोगों ने सीरीज में वहां पे लिखा था, है ना। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है ना, ये वाली सारी वैल्यूज, ये सब क्या है, ये सब इनकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज ही तो हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जिसमें कि ये जो भी मेटल्स हैं या फिर मेटल आयंस हैं, इनको या तो एज अ कैथोड या फिर एज अ एनोड पुट किया गया, किसके साथ में, किसी ना किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, हमें पता है, अगर मान लो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं कि एनोड जो है वो हमारा कौन है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये अगर रेफरेंस है तो मुझे पता है कि इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये तो हमने बाय डिफॉल्ट माना था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यूज। ऐसे में हम ये जो भी हमारा कैथोड मेटल है उसके लिए इस रिएक्शन को करवाएंगे और हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी जो कि इसकी क्या होगी, ई रिडक्शन वैल्यू होगी। जो भी वैल्यू आई उसको हमने एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में हमने प्रेजेंट कर दिया और इसी के बेसिस पे हमने इस सीरीज को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मेरे को ई नॉट सेल यानी सेल के लिए फाइंड आउट करना है तो ऑलरेडी ये ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाऊंगी और यहाँ पे मैं उसको पुट करके उसके लिए ई नॉट सेल को निकाल लूंगी, यानी कि मुझे सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। अगर ये ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। क्लियर है, वो अंडरस्टूड है कि अगर ईएमएफ की वैल्यू कैसी आई है, ग्रेटर देन 0 आई है, तो इसका मतलब उसका जो डेल्टा जी नॉट है वो लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि अभी अभी हमने इक्वेशन देखी थी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFV। क्लियर। तो ये हमने इक्वेशन देखी थी, तो इसके बेसिस पे ये हो गया। बट क्या हो अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है तब तो मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर ही नहीं सकती, क्योंकि तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमने फाइंड आउट की थी। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सेल किसी भी और टेम्परेचर पे, किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे वेदर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ये इस चैप्टर की एक्चुअली आप कह सकते हो कि जान है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नर्स्ट इक्वेशन में बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप ईएमएफ ही फाइंड आउट कर रहे हो, आप ई सेल फाइंड आउट कर रहे हो, यानी ई नॉट नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। तो किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, किसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का ईएमएफ क्या होगा, ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मुझे यूज करना होगा नर्स्ट इक्वेशन। अब मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे इस तरह से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया। आप ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशंस को, तो हम ये तरीका तो यूज नहीं कर सकते। तो हमें कोई और तरीका यूज करना है इसका ई सेल फाइंड आउट करने का। क्लियर है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वही नर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ये है कि किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सेल के लिए आप ई सेल कैसे निकालोगे, उसका ई नॉट सेल, क्लियर है, उसी का ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log of 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मैंने क्या लिखा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सो लेट अस से दैट इफ वी हैव द एग्जांपल ऑफ द सेम डेनियल सेल, ठीक है, तो डेनियल सेल में हम क्या देखते थे, जिंक हमारा कन्वर्ट होता था जिंक 2+ में, ठीक है, और ये हमारा क्या था, सो लेट अस से कॉपर 2+ और कॉपर, हमें पता है इसका डिपोजिशन हो रहा था इसलिए सॉलिड है, ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया और ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। आपने ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसी स्पीशीज होती है जो कि अपने सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है,
तो हम उसके लिए उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको 1 ले लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता है किसी भी रिएक्शन में। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमारा मेन कंसर्न है वो किसके साथ में है? आयंस के साथ में है। क्लियर? अगर आप इनको लिखते भी हो तो भी आपको इनकी वैल्यूज को 1 पुट करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। क्लियर? अब अगर आपको क्या पता करना हो, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट पढ़ा था आपने थर्मोडायनेमिक्स में। सो दिस इज व्हाट, Zn2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जिंक की कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों तो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो इन दोनों को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। तो मैं चाहे तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ। क्या लिख सकते हैं हम? ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना, तो ये मुझे बताने की वैसे तो जरूरत नहीं है। ZnS, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी 1 पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे भी 1 पुट कर सकती हूँ। तो फाइनली मैं इसके Q को क्या लिख सकती हूँ? आई कैन सिंपली राइट Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस। अब जो भी आपको इनके इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो उसके Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस कर दो। क्लियर है? तो जब भी हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम बात सिर्फ प्रोडक्ट में बने हुए आयन की कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हम रिएक्टेंट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप ये पूरा लिखते भी हो कुछ गलत नहीं है, पर फाइनली आपको पुट तो 1 ही करना पड़ेगा, तो इसलिए आप वो वहां पे टाइम को अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीजें, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? तो वो आप देख लेना, वो कैसे भी आप कर सकते हो, बट ये प्रोडक्ट का आयन है और ये रिएक्टेंट का आयन है। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नर्स्ट इक्वेशन किस लिए जरूरी है? क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है ईएमएफ ऑफ द सेल एट अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन का तो ये था, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। क्लियर है? अब क्या है कि हम इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैंने आपको इक्वेशन क्या बताई? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 2.303 RT by NF log with the 10 base product upon reactant। ये इक्वेशन हमने देखी। अब मैं इसको और सिंपल कैसे बना सकती हूँ? अगर हमें टेम्परेचर क्या दे रखा हो, अगर मुझे लेटेस्ट से टेम्परेचर क्या गिवन हो, टेम्परेचर मान लो मुझे कुछ 298 केल्विन गिवन हो, ये मैंने सेम ही कलर ले लिया वैसे, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। टेम्परेचर लेटेस्ट से मुझे कितना दे रखा हो? 298 केल्विन दे रखा हो। ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं मोलारिटी को 1 नहीं लूंगी, इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर के आसपास होनी चाहिए या 1 मोलर होनी चाहिए। आर की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? फैराडे की वैल्यू हमने क्या देखी थी? फैराडे की वैल्यू हमने देखी थी 96500 कूलम। क्लियर? तो इन तीनों की वैल्यूज तो हमें पता है, ये और ये तो आपका हमेशा फिक्स रहेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर हम कोई आर की दूसरी यूनिट लेते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि फिर ये इक्वेशन आपकी एज इट इज फॉलो नहीं होगी। अगर ये तीनों चीजें फिक्स कर दी जाए तो भी लोगों ने कैलकुलेशन कर लिए, है ना, आपका काम आसान करने के लिए। तो ऐसे केस में जो आपका ई सेल है वो क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस, जब सब कुछ कैलकुलेट कर लिया और 2.303 तो पहले से ही फिक्स है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 0.59 n, ओके, log 10 ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्लियर है? तो ऐसे में जब हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो उस केस में हमारी ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाती है? सो ई सेल बिकम्स ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यानी जितने भी नंबर ऑफ मोल्स का ट्रांसफर हुआ है, log 10 ऑफ
प्रोडक्ट का आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का आयन। इज दैट क्लियर? तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं जो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशंस आप इनमें से कोई भी इक्वेशन को चूज कर सकते हो एंड दिस रिप्रेजेंट्स द नर्स्ट इक्वेशन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे ये ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ई नॉट सेल हम कैसे करते थे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो यहाँ से आप फाइनली सारी वैल्यूज को पुट करते जाओ और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? ई सेल ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्लियर है? ओके तो देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। सो द क्वेश्चन वी हैव इज, एक इक्वेशन आपको दे रखी है ना? इस इक्वेशन को हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं mg जो कि सॉलिड में है प्लस 2Ag, Ag यानी कि हो गया सिल्वर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.0001 मोलर। क्लियर? इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? Mg2+ में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड में। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ये हो रही है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ई सेल इफ ई नॉट सेल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसके लिए ई सेल फाइंड आउट करना है जब आपको ई नॉट सेल इतना पता है। आपको कभी भी अगर टेम्परेचर गिवन ना हो क्वेश्चन में तो आप ये मान के चलोगे कि टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी 25 या फिर 298 केल्विन कह दो। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें इस सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो इस सेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ? हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो हम इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, Mg का कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है? Mg2+ में। Mg2+ में तो ये तो हो गया सॉलिड स्टेट और ये हो गई एक्वस स्टेट, तो इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी होगी, वो है 0.130 मोलर जो कि ऑफ कोर्स नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। बीच में होगा एक सॉल्ट ब्रिज, देन होगा आपका Ag+ आयन। 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है रिप्रेजेंटेशन में, 0.1 मोलर। क्लियर है? और इसका कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है? Ag के अंदर जो कि क्या है? आपका सॉलिड है और ये क्या है? एक्वस है। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। इतना पार्ट तो क्लियर होगा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है क्या? अब हमें देखना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये सारी इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने देख लिया। ई नॉट सेल कितना गिवन है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। क्लियर है? ओके, अब हम सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। सो नर्स्ट इक्वेशन हमें पता है वो होती क्या है? इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब मैंने आपको कहा था अगर आपको टेम्परेचर कभी गिवन ना हो तो आप बाय डिफॉल्ट हमेशा मान के चलते हो दैट इज 298 केल्विन, नॉट जस्ट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, सो तो ये कितना, मैं डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, एन लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के आयंस की मैंने बात की थी। यहाँ पे प्रोडक्ट में आयन कौन है? Mg2+ है, Mg2+ है, और रिएक्टेंट में आयन कौन प्रेजेंट है? Ag+ है, जिसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है? 2 है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो हमने पढ़ रखी है, ये हो गया। आपको इसमें ये भी देखना है कि भाई आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर नहीं है बैलेंस तो आप उसको इस हिसाब से बैलेंस करोगे। क्लियर? n को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे यहाँ से इजीली पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है ये पता करने में कि n की वैल्यू क्या होगी, तो उसका एक थोड़ा सा तरीका है, उसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन है हमारा? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है आप देखो। तो एनोड पे रिएक्शन हो रही है Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? तो कैथोड पे क्या हो रहा है? आपके 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा है Ag के अंदर। कितना? 2Ag, है ना, 2Ag के अंदर। यहाँ पे जब आप रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस कर लेते हो तो
तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यानी कि ये ही आपकी n की वैल्यू होती है 2। क्लियर? इनको आप बैलेंस कर लेते हो तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज योर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो सिंपल ही है सब कुछ, अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ए नॉट सेल मुझे पहले से गिवन है कितना, 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ जो कितना गिवन है हमें, Mg2+ का 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001। ठीक है, और इसका भी क्या, स्क्वायर। क्लियर है? अब बस सिंपली यहां से आप इसको सॉल्व करो और आपको वैल्यू मिल जाएगी ई सेल की। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ये फॉर्म नहीं है, ये फ्रॉम है, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, कभी भी कोई रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है तब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तब हम उसके रिएक्शन कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, है ना। मान लेते हैं हम कि हमारी रिएक्शन है लेट अस से Zn2 प्लस Zn प्लस Cu2 प्लस, मान लेते हैं कि रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सो दिस वुड बी Zn2 प्लस Cu। क्लियर? तो अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो मैं यहाँ पे इसके लिए Kc को फाइंड आउट करूंगी जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड दैट वुड बी Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, Cu डिवाइडेड बाय Zn, एंड दिस वुड बी Cu2 प्लस। ठीक है, ये Cu और Zn तो 1 ही हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो यहाँ पे फर्क ये आ जाएगा कि डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ NFe सेल। ठीक है, अब किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी है 0, तो क्या ये इक्वेशन भी पूरी की पूरी 0 के इक्वल नहीं हो जाएगी, सो दिस वुड बी इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं ई सेल इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारी नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल का एक वैल्यू होता है, राइट, जो कि हम फाइंड आउट करते हैं, सो दिस ई सेल विल बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 2.303 RT बाय NF log ऑफ 10, और यहाँ मैं लिख देती हूँ Q। ये जनरल कंडीशंस में हमारी क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, किसी भी कंडीशन में नर्स्ट इक्वेशन है, पर अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट लागू हो जाए, अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, इक्विलिब्रियम की, यही रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, कोई भी रिएक्शन, किसी भी रैंडम रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, अगर बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो क्या क्या फर्क आ जाएगा। पहली बात, हमने अभी देखा कि क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू 0 थी तो ई सेल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस Q की जगह कौन आ जाएगा, Kc आ जाएगा। क्लियर, यानी कि अभी भी प्रोडक्ट का आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का आयन तो रहेगा, बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है, ये दो चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। तो अब हमारी देखो इक्वेशन क्या बन जाती है। ओके, तो देखो ये हो गया मेरा इक्वल टू 0, है ना, तो क्या मैं इस ई नॉट सेल को इधर लिख सकती हूँ, जैसे ही मैं ई नॉट सेल को उधर लेकर आऊंगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन NF, और ये क्या हो गया RT log ऑफ 10 ऑफ Kc। क्लियर है, समझ गए होगे ये बात। अब अगर मान लो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2.303 को यहाँ से हटा दूं,
ठीक है। और यहाँ पे log 10 हमें पता है 2.303 log विद द 10 बेस किसके इक्वल होता है, ln के इक्वल, है ना, नेचुरल लॉग के इक्वल। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, E नॉट सेल विल बी क्या हो जाएगा, RT बाय NF, क्लियर, और ये हो जाएगा मेरा ln KC, क्लियर है। तो ये कुछ इक्वेशन मेरे पास में बनकर आ गई, फाइन। अब इसी को आप चाहे तो डेल्टा जी के टर्म्स में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, NFE को इधर लेकर आ जाओ, क्लियर, तो वो मेरा RT ln KC हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसको लिखने के, इस इक्वेशन को। बट आप फाइनली इतना ध्यान रख सकते हो, आपको कोई भी इक्वेशंस को याद करने की, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद छोटे मोटे यहाँ पे डेरिवेशन है जो कि उसी टाइम ऑन द स्पॉट कर सकते हो। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, E सेल विल बी इक्वल टू 0 एट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम स्टेट, और KC आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ही आपकी एक इक्वेशन जब आप पुट करोगे तो हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट, है ना, E नॉट सेल होता है, सॉरी, NFE नॉट सेल होता है, क्लियर। अब अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ, आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि ये NF में इधर लेकर आ जाऊँ, है ना, ये छोटे छोटे ये आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे NF को लेकर आ जाऊँ, E नॉट सेल मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, RT ln KC। पर इस NFE E नॉट सेल को मैं डेल्टा G तभी कहूंगी अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रेजेंट हो, इसका मतलब नेगेटिव मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तभी तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होंगे। अब इस NFE E नॉट सेल को मैं क्या बोल सकती हूँ, डेल्टा G नॉट, क्लियर। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ RT ln KC। तो ये और एक इक्वेशन आपकी बन के आ जाती है एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। दोनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ में डिराइव कर सकते हो, क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन। यहां क्या दे रखा है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ठीक है, इसको हम अपने टर्म्स में पहले लिख लेते हैं। सो 2Fe 3+ आयन है, एक्वस स्टेट में है, प्लस 2I नेगेटिव, अगेन ये आपका एक्वस स्टेट में है, कन्वर्ट्स इनटू 2Fe2+, ये भी आपका एक्वस स्टेट में है, प्लस I2, ये आपका सॉलिड स्टेट में है। हैज एन E नॉट सेल की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, और टेम्परेचर भी आपको 298 केल्विन गिवन है। इसका मतलब आप कौन सी रिएक्शन डायरेक्टली, जो वो 0.059 वाली इक्वेशन थी ना नर्स्ट की, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तो आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एक आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस सेल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो ये सब कुछ तो हम लोगों को गिवन है, तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले हमें पता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट सेल, ठीक है, और यही डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ RT ln KC, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या पता है। हमें ये डेल्टा G नॉट तो नहीं पता, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, और ये KC भी हमें फाइंड आउट करना है, पर मुझे ये E नॉट सेल पता है, ठीक है ना। तो मैं E नॉट सेल यहाँ की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल ही है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, मुझे क्या क्या गिवन है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE नॉट सेल, और ये मुझे पता है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ RT ln KC, जहाँ पे मुझे ये भी फाइंड आउट करना है और इसको भी फाइंड आउट करना है। E नॉट सेल मुझे गिवन है, तो हम सिंपली जो हमें पता है उसको पुट करते हैं। अगर यहाँ से मुझे ये पता करना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या करूँगी, मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 2 ऑफ Fe3+, ठीक है, मैं इस 2 को भी अभी हटा देती हूँ। Fe3+, ठीक है, इसका कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तब ये Fe2+ में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी हमें इक्वेशन बैलेंस करके दे रखी है, तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ, और ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है।
तो उसका मतलब यहाँ पे कितने, ये 3 2 6 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैसे तो आप यहीं से ही पता कर सकते हो कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर भी आप देखना चाहो तो 2I नेगेटिव ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 के अंदर, और जब ये ऐसा होगा तो अगेन आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई। क्लियर। अब देखो ये मिल गया मेरे को 2, f की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 96500 होती है, E नॉट मुझे गिवन है 0.23636 माइनस RT, माइनस को मैं इधर ले लेती हूँ, R मुझे पता है कितना होता है 8.314 और T मुझे ऑलरेडी गिवन है 298। क्लियर है। तो यहाँ से क्या मैं ln KC की वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ln KC की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप ये इसको सॉल्व करोगे तो इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ से फिलहाल आपको KC की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही आपको KC की वैल्यू मिली, आपको इवन ये वैल्यूज को पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से डेल्टा G नॉट निकाल सकते हो। ठीक है, या तो आप E नॉट से या फिर KC से, कहीं से भी डेल्टा G नॉट की वैल्यू निकाल लो। अगर आप इससे निकालते हो तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली डेल्टा G नॉट ही तो है। ओके, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 × 96500 और E नॉट सेल हमें गिवन है 0.236। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो, आपको डेल्टा G नॉट मिल जाएगा और यहाँ से ln KC मिल जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हमें इन रिएक्शंस को, इन क्वेश्चंस को करना होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज EMF ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, तो बेसिकली इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना गिवन नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम एनोड और कैथोड दोनों सेम ही मटेरियल का बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके सेल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जब सेम ही मटेरियल है तो उसमें तो वो सेल को वर्क करना ही नहीं चाहिए, बट एक्चुअली ये भी सेल वर्क करता है। रीज़न इसका हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक इक्वेशन में ले लेती हूँ Ag से Ag प्लस आयन में कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्शन ऑफ कोर्स कहाँ पर होगा, एनोड पे होगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, सो लेट अस से ये है प्लस इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया Ag। क्लियर है। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये इसकी दोनों सॉलिड स्टेट्स हैं और ये इसकी आयनिक स्टेट्स हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे में तो इस रिएक्शन को वर्क ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं एनोड से, वो सारे के सारे दूसरी तरफ ले लिए, तो कुल मिला के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका कुछ भी नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक्चुअली छोटा सा हम ट्विस्ट जो देखते हैं वो ये है कि ये स्पीशीज तो सेम है, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशंस, इनकी इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशंस हम अलग अलग लेते हैं। सो लेट अस से अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन A1 लेती हूँ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी। क्लियर है। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे फर्क होता है, जिसकी वजह से सेल आपका स्टिल काम करता है। अगर इसके लिए मुझे रिप्रेजेंट करना हो सेल रिप्रेजेंटेशन, आप कैसे करोगे, सो दैट इज सिंपल, है ना। तो ये Ag से Ag प्लस में कन्वर्जन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी देखी, A1 है, बीच में आया आपका सॉल्ट ब्रिज। अब Ag प्लस से Ag के अंदर रिडक्शन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, A2। पर ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, मैंने बात की थी एनोड और कैथोड की। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या निकालूंगी, ई रिडक्शन निकालूंगी, ई रिडक्शन फॉर एनोड, और यहाँ मैं निकालूंगी ई रिडक्शन फॉर कैथोड। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो तो लेट अस से ई नॉट हम लिख देते हैं। अगर हम कहते हैं कि क्योंकि स्पीशीज तो सेम है तो इसका जो रिडक्शन वैल्यू है, एनोड के लिए कहो या कैथोड के लिए कहो, रिडक्शन वैल्यू तो एक स्पीशीज की एक ही होगी ना। तो लेट अस से अगर इसकी वैल्यू कुछ x होती है तो ये भी तो x ही हो गया आपका, कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि दोनों एक ही स्पीशीज की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ही तो देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन निकालूं तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा। यानी अगर इसके लिए मुझे क्या निकालना हो, ई सेल निकालना, ई नॉट सेल निकालना, EMF निकालना हो, तो मुझे पता है वो क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर लेटस से इसकी वैल्यू आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो ये तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो एक ट्रूथ है जिसको कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे सेल में फर्क क्या आ जाता है कि इनकी ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है। तो लेट अस सी कि ऐसे में नर्व्ड इक्वेशन आपकी किस तरह से बदल जाएगी। क्या देखा हमने, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल कैसा होता है, 0 होता है। तो ऐसे में नर्व्ड इक्वेशन पहले हमारी क्या थी, पहले हमारी इक्वेशन थी कुछ ऐसी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस ऑफ 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन Q लिख देती हूँ मैं इसको, है ना, लॉग ऑफ Q, यानी कि रिएक्शन क्वेश्चन। अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पे मैंने Kc नहीं लिखा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर क्या होगा, क्योंकि E0 सेल की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू हो गई 0, तो ये सिंपली आपका क्या बन गया 0 माइनस ऑफ 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ Q। और अगर टेम्परेचर ऐसे में आपका होता है 298 केल्विन, तो हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, E cell will be equal to minus of 0.059 upon n log of, या तो आप Q लिख दो या फिर आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी स्टेट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आयन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी स्टेट, ठीक है। ये ज्यादा जनरली एप्लीकेबल है, इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। So let us see one more question, and this is the last question for today's class. So find the electrode potential at NTP. जब इन्होंने बोला है NTP, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है 298 केल्विन या फिर कह दो 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे STP लिखा होता तो STP का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन कह दो, और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट NTP फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, किस सेल की बात कर रहे हैं, ये सब इन्होंने कुछ नहीं बताया, बट pH की बात हो रही है तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बात किसकी हो रही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और हमें पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ इस तरह का किस्सा होता है ना। ये तो आपकी गैसियस स्पीशीज होती है और इसका कन्वर्जन हम किस में देखते हैं, आयंस के अंदर देखते हैं, जो कि एक्वा स्टेट में होते हैं। अब हमें इस H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल सकती है इस pH की हेल्प से। कैसे पता करोगे? तो हमें पता है that pH is equal to minus of log 10 of H+ ion concentration। ठीक है, pH की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 10 दे रखी है और मुझे H+ यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा H+ की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, माइनस को उधर ले जाओ और ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ 10। ठीक है ना, माइनस इधर चला गया, H+ फाइंड आउट करना है तो ये एंटी लॉग ऑफ -10 हो गया। इसी को लिखने का एक तरीका और भी है, एंटी लॉग की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 10 raised to power -10। क्लियर? तो pH से मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट NTP। क्लियर? ओके, अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। सो E cell इज इक्वल टू E0 सेल माइनस ऑफ NTP गिवन है, तो क्या मैं डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लगा सकती हूँ, अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने की बजाय मैं सिंपली इसको क्या लिख देती हूँ, देखो प्रोडक्ट, अगर हम इक्वेशंस देखें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बन रही है, हाइड्रोजन से H+ आयन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, एनोड पे हो रही है, इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा। तो यानी कि आयन मेरा कौन हो गया, H+ आयन प्रोडक्ट का, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन। अब क्योंकि ये गैस है तो मुझे पता है गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रेशर को लिखते हैं। ठीक है, और क्योंकि प्रेशर हमें ऑलरेडी NTP कंडीशंस दी हुई है तो वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। क्लियर? और वैसे भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो गया, 1 हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, हम बाद में लिख लेंगे 1। यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ कि P of H2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें प्रेशर गिवन है, राइट? और H+ की कॉन्सेंट्रेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट कर ली, आप यहाँ पे लिख दो मोलारिटी। क्लियर है? ओके, और E0 सेल, और क्या हमें पता था,
ओके फाइन। अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो हमें ये भी पता है कि इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि SHG के लिए ई नॉट रिडक्शन, ओके, ई नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से अगर फाइंड आउट करते हो क्या ई नॉट ऑफ सेल, तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0 ही तो हो गया। तो ई नॉट सेल भी मेरा कितना आ गया, 0 हो गया। थोड़ा सा वापस जाके इसको रिवाइज करना, हमने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरी हो गई 0, ये हो गया 0। तो ई सेल अब मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब तो बहुत सिंपल हो गया, 0.059। एन की वैल्यू देखो कितनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 2 लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कितना है, 10 टू द पावर, और ये पावर में 2 भी है, तो क्या मैं इसको 10 टू द पावर -20 लिख सकती हूँ, ओके। प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको मैंने लिख दिया 1। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे, ठीक है। सो ई सेल हमारा इतना आ गया है ना, इसको इसका कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, इसलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। माइनस ऑफ 0.059 बाय 2, और ये हमें पता है इससे कैसे डील करते हैं, तो ये -20 आपका आगे आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, लॉग 10 ऑफ 10 बाय 1, यानी कि इसको हम 10 ही लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम पता है किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल। क्लियर। अब तो सिंपल है आपका सब कुछ, ये 2 से यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे आप क्या देखोगे, माइनस और माइनस आपका प्लस आ गया। और यही तो हमें पता है कि जो हमारा ई सेल होता है वो कैसा होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। अगर वो प्लस में होगा तो ही हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। तो ये रिएक्शन तो हमारा प्लस में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितना हो जाएगा आपका 0.59, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और ये पहले के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी रखा है, सो आई थॉट कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। इससे पहले वाली क्लास भी इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा था सॉल्ट ब्रिज का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और आज की क्लास में उसी टॉपिक को हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जहाँ पे बेसिकली हमने EMF क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझा, स्पॉन्टेनिटी की बात की, इक्विलिब्रियम स्टेट में नर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या होगा, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, और कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और किस तरह से हमें इनके क्वेश्चंस को डील करना है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी लॉजिकल चैप्टर। और अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है ये। Okay, so with this we are complete with the electrochemical cells part, and in our next class we will be talking about the electrolytic cells. Electrolytic cells क्या होता है, conductance क्या होता है, electrolysis के laws कौन-कौन से हैं, in which we will be studying about Faraday's first and second law, and we will continue this topic in our next class. Till then, take care of yourself. Thank you so much.